हेलो दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का खैर मकदम है। आज मैं आप तमाम बच्चों को 12 क्लास उर्दू का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने वाला हूं। और वो चैप्टर नंबर जो 11 है आपका गुबारे खातिर। क्या है चैप्टर नंबर 11? वो है गुबारे खातिर, और ये एक खुतूत है। क्या है? चैप्टर नंबर 11 गुबारे खातिर, और ये एक खुतूत है। अब हम सीधे चलते हैं असल चैप्टर की तरफ। तो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 11 आपका है गुबारे खातिर। क्या है? गुबारे खातिर। अब जो गुबारे खातिर है इसके लेखक और मुसन्निफ कौन है, यानी इस गुबारे खातिर को किसने लिखा? तो गुबारे खातिर के जो मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आजाद है। कौन है इसके मुसन्निफ? इसके मुसन्निफ है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब जो चैप्टर नंबर 11 गुबारे खातिर है ये एक खुतूत है। क्या है? ये एक खुतूत है। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 11 के जो राइटर मौलाना अबुल कलाम आजाद है उनके मुतालिक कुछ जानकारियां लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार आप तमाम बच्चों से कहता हूं आपके बोर्ड में जो ज्यादातर सवाल किए जाते हैं जो चैप्टर के मुसन्निफ और लेखक होते हैं उसी के मुतालिक ज्यादातर सवाल किए जाते हैं। तो मैंने बताया चैप्टर नंबर 11 गुबारे खातिर इनके मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम मुहीउद्दीन था। क्या था? मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो असल नाम है, असल नाम मुहीउद्दीन था। क्या था असल नाम? मुहीउद्दीन। और वो 1888 में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। कहां पैदा हुए? 1888 में मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। ठीक है, जहां उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन मुदर्रिस थे, यानी उस्ताद थे, टीचर थे। मक्का मुकर्रमा के अंदर मौलाना आजाद के वालिद साहब मुदर्रिस थे, बच्चे को दर्स व तदरीस दिया करते थे, यानी बच्चे को पढ़ाते थे। तो मौलाना अबुल कलाम के वालिद का नाम क्या हो गया? इनके वालिद का नाम हो गया मौलाना खैरुद्दीन। याद रखिएगा, ठीक है। इनके वालिद का नाम हो गया मौलाना खैरुद्दीन, और मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम बता दिया मुहीउद्दीन था। और 1888 में वो मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, जहां उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन दरसो तदरीस का काम किया करते थे, यानी जहां वो मुदर्रिस थे। ठीक है। उनका तारीखी नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो तारीखी नाम क्या था? उनका तारीखी नाम था फिरोज वक्त। उनका तारीखी नाम क्या था? उनका तारीखी नाम फिरोज वक्त था। और वो बचपन ही में अपने वालिदैन के साथ मौलाना आजाद हिंदुस्तान आ गए, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद उनके वालिद जो मौलाना खैरुद्दीन साहब थे उन्हीं के साथ बचपन ही में वो अपने वालिद के साथ हिंदुस्तान आ गए और कलकत्ता में मुस्तकिल कयाम हो गया। यानी हिंदुस्तान आने के बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद वो अपने वालिद के साथ कलकत्ता में रहने लगे। ठीक है, कलकत्ता में रहने। उनकी जो इब्तिदाई तालीम वालिद के निगरानी में हुई, यानी वो अपने जो शुरुआत की तालीम की वो अपने वालिद मौलाना खैरुद्दीन के निगरानी में ही शुरुआत की तालीम हासिल की। ठीक है। फिर बाद में उन्होंने मौलवी मोहम्मद याकूब से तालीम ली, और उसके बाद मौलवी नजीरुद्दीन एमेटवी और मौलाना शहादत हुसैन वगैरह से उन्होंने अपने वालिद से इब्तिदाई तालीम लेने के बाद इतनी असातिज़ा से उन्होंने तालीम हासिल की। मोहम्मद याकूब, मौलवी नजीरुद्दीन अमेठवी, मौलाना शहादत हुसैन वगैरह से उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। ठीक है। और उन्होंने इब्तिदाई तालीम 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उन्हें वगैरह की, और उन्होंने इब्तिदाई तालीम पाई।
यूनिवर्सिटी किनसे इब्तिदाई तालीम पाई? वो अपने वालिदैन से इब्तिदाई तालीम पाई। मौलवी याकूब, मौलाना नजीर अमेठवी, मौलाना शहादत हुसैन वगैरह से उन्होंने इब्तिदाई तालीम पाई। और 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उन्हें तलबा का एक हल्का दर्स व तदरीस के लिए सौंप दिया था। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद कितनी ज़हीन थे, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 15 बरस की उम्र में उनके वालिद ने तलबा का एक हल्का सौंप दिया दर्स व तदरीस के लिए। यानी 15 बरस की उम्र ही से वो बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दिए। तो 15 वर्ष की उम्र में उनके वालिद ने अपने घर में उनको तलबा का एक हल्का दर्स व तदरीस के लिए सौंप दिया और वो कामयाबी से उसको संभालते रहे और वो बच्चे को उसमें वो पढ़ाते रहे और उसमें वो कामयाब हो गए। ठीक है। इसी दौरान उन्होंने शेर व शायरी और अदबी सहाफत की तरफ कदम भी बढ़ाए। यानी जब बच्चे को पढ़ाई कर रहे थे, बच्चे को तालीम दे रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने शेर व शायरी और अदबी सहाफात की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उनकी तख्लीकात मुल्क के मुअक्कर रसाइल और अखबारात में शाये होने लगे। यानी जो वो तख्लीकात लिखते थे वो मुल्क के जो मुअक्कर रसाइल और अखबारात है उसमें वो शाये होने लगे। ठीक है, होने लगी। और 1903 में महज 15 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इदारात में लिसान सिद्क जैसा रिसाला भी शाये कर दिया। यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद 1903 में महज 15 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी इदारात में लिसान सिद्क, याद कीजिएगा, लिसान सिद्क जैसा रिसाला शाये कर दिया, सिर्फ 15 बरस की उम्र में 1903 में। इसी उम्र में उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में मजहबी इज्तिमा से खिताब करने के लिए मदऊ किया जाता रहा। यानी 15 वर्ष की उम्र में वो मुख्तलिफ जाकर अपने मसलक के लोगों को वो खिताब करते थे और वो तकरीर करते थे और सही बात लोगों को बताते थे। ठीक है, खिताब करने लगे और बाद में वो अन-नदवा और वकील के शोबा इदारत से भी मुताल्लिक हो गए और उसके बाद वो अन-नदवा एक रिसाला है और वकील के शोबा इदारत से वो मुताल्लिक हो गए, यानी उससे मुंसलिक हो गए, उनसे जुड़ गए। और 1906 से 7 में मुहतरमा जुलेखा से मौलाना की शादी हुई। शादी मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब हुई? 1906 से 7 में मुहतरमा जुलेखा बेगम से उनकी शादी हुई 1906 से 7 में। ठीक है, और 1908 में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। यानी उनके जो वालिद मौलाना खैरुद्दीन साहब थे 1908 में उनका इंतकाल हो गया एक मुख्तसर बीमारी के बाद। यानी ज्यादा बीमार नहीं थे, बीमार पड़े और उनके वालिद मौलाना खैरुद्दीन का इंतकाल 1908 में बीमारी के बाद हो गया। और फिर 1908 में ही मौलाना मिस्र, तुर्की, इराक के सफर पर रवाना होने लगे। यानी 1908 में मौलाना मिस्र भी जाने लगे, तुर्की भी जाने लगे और इराक के सफर पर रवाना इराक भी जाने लगे। और 1912 में उन्होंने अपना अखबार अल हिलाल कलकत्ता से निकाला। यानी उनका जो अपना अखबार अल हिलाल था वो 1912 में कलकत्ता से निकाला, यानी कलकत्ता से उन्होंने इसको शाये किया, जिसे बाद में हिंदुस्तान की जंग आजादी का सबसे मुअतबर तर्जमान माना गया। यानी जिसे बाद में हिंदुस्तान का सबसे जंग आजादी का सबसे मुअतबर तर्जमान माना गया। लेकिन 1914 में हुकूमत वक्त के एताब के सबब अल हिलाल बंद हो गया। यानी हुकूमत वक्त इनका बहुत ज्यादा विरोध करने लगे तो हिलाल जो थे वो 1914 में हुकूमत वक्त के एताब की सबब अल हिलाल को बंद किया गया। फिर 1915 से 16 में अल हिलाल के बदले के तौर पर अल बलाग शाये हुआ। यानी जब हुकूमत ने उसे बंद कर दिया तो उसी के तर्ज पर उसी जैसा एक किताब अल बलाग उन्होंने
شائع کیا۔ حکومت وقت کو مولانا آزاد کی تحریریں ناگوار معلوم ہوئے اور اس نے البلاغ کو نہ صرف بند کرنے پر مجبور کیا بلکہ مولانا آزاد کو صوبہ سے باہر جانے کا بھی حکم دے دیا۔ یعنی حکومت وقت کو مولانا آزاد جو تحریر لکھتے تھے ان کو ناگوار لگا تو البلاغ کو نہ صرف بند کیے بلکہ مولانا آزاد کو صوبہ بہار سے باہر جانے کا حکم دے دیا کہ تم اس صوبہ کو خالی کر دو، کہیں دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے، اوائل اپریل 1916 سے وسط جنوری 1920 تک تقریباً 44 مہینے مولانا آزاد رانچی میں نظر بند رہے۔ یعنی مولانا آزاد جو ہے وہ 44 مہینے جیل میں، رانچی کے جیل خانہ میں وہ بند رہے۔ وہ جیل خانہ کا نام کیا تھا؟ احمد نگر۔ نظر بندی سے رہائی کے بعد وہ 1920 میں مہاتما گاندھی کے بلاوے پر کانگریس اور خلافت تحریک کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے اور پھر سیاسی زندگی سے وہ بھی الگ نہیں ہوئے۔ یعنی جب وہ جیل سے رہا ہوئے تو مہاتما گاندھی کے بلاوے پر وہ کانگریس اور خلافت تحریک کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہوئے اور پھر سیاسی زندگی سے وہ الگ نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے، محض 35 برس کی عمر میں مولانا آزاد 1923 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور اسی کم عمر میں کانگریس کی صدارت کسی شخص کو نصیب نہیں ہوئی۔ یعنی مولانا محض 35 برس کی عمر میں 1923 میں کانگریس کے صدر منتخب ہوئے اور اس سے کم عمر میں کانگریس کے صدر کسی شخص کو نصیب نہیں ہوا۔ صرف محض 15 برس کے تھے کہ وہ کانگریس کے صدر منتخب ہو گئے مولانا آزاد۔ ٹھیک ہے، اسی طرح 1940 سے 1946 کے دوران لگاتار 6 برسوں تک وہ کانگریس کے صدر رہے۔ یعنی 1940 سے 1946 کے دوران لگاتار 6 برسوں تک وہ کانگریس کے مولانا ابوالکلام آزاد صدر رہے۔ آپ کے امتحان میں اس طرح سوال کیے جائیں گے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر کتنے دنوں تک رہے، تو تقریباً 6 سال تک وہ 6 سال تک کانگریس کے صدر رہے۔ اتنے دنوں تک مسلسل کانگریس کی صدارت بھی کسی شخص کے حصے میں نہیں رہی۔ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد 35 برس کی عمر میں 1923 میں کانگریس کے صدر ہو گئے۔ یہ اتنے کم عمر میں کسی نے بھی صدر نہیں ہوئے اور پھر اس کے بعد کانگریس کے صدر میں کسی ایک شخص کے حصے میں نہیں رہی۔ مولانا کی صدارت کے دوران ہی بھارت چھوڑو تحریک اور کمینٹ مشن کے واقعات بھی ہوئے۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنائے گئے اور اپنی وفات 22 فروری 1958 تک وہ اسی عہدے پر قائم رہے۔ یعنی مولانا ابوالکلام ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم منتخب کیے گئے اور وہ اپنی وفات 22 فروری 1958 تک وہ اسی عہدے پر قائم رہے، یعنی اسی عہدے پر وہ برقرار رہے۔ اسی دوران وزیر اعظم کے ملک سے باہر رہنے کے موقع سے وہ انچارج اور وزیر اعظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ یعنی جب وزیر اعظم جو ملک کے تھے اس وقت کے وہ کہیں دوسرے ملک چلے جاتے تو تمام کے تمام کام مولانا ابوالکلام آزاد کو ہی سونپ دیا جاتا تھا۔ وزیر تعلیم کی حیثیت سے انہوں نے ملک میں تعلیم کا جو جدید ڈھانچہ قائم کیا وہ کم و بیش آج بھی ترقی پا رہا ہے۔ یعنی جب وزیر تعلیم تھے تو وہ ملک میں ایسا ڈھانچہ تیار کیا جو آج بھی باقی ہے اور آج بھی وہ بڑھ ہی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا آزاد صرف سیاست داں یا خطیب نہیں تھے، انہوں نے متعدد تصانیف یاد کے طور پر چھوڑے ہیں۔ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد صرف سیاست داں بھی نہیں تھے بلکہ انہوں نے بہت مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں۔ تذکرہ خود نوشت یہ ان کی کتاب ہے، ترجمان القرآن 3 جلدوں میں، انڈیا ونس فریڈم اور غبار خاطر جیسی
किताबें जिनकी बदौलत मौलाना आजाद साहब तर्ज अदीब और मुनफरिद नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। तो इनकी किताब का नाम क्या क्या हुआ? तज़किराए खुदनोस्त, तर्जमानुल कुरान, ये 3 जिल्दों में है, इंडिया वंस फ्रीडम और गुबारे खातिर ऐसी किताब है जिनकी बदौलत मौलाना आजाद एक साहिब तर्ज और मुनफरिद नस्र निगार तस्लीम किए जाते हैं। उनके खुतूत और मज़ामीन के मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हुए, यानी 3 किताब के अलावा इनके बहुत सारे खुतूत और मुतअद्दिद मजमूए भी शाये हुए। इतना ही आपके बुक के अंदर बज़ाब्ता बुक का एक चैप्टर जो बुक के अंदर दिया गया है वो आप तमाम बच्चे के सामने है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो आपका चैप्टर नंबर 11 है गुबारे खातिर, इसमें कितने 3 खुतूत है, यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 3 जो खुतूत है हबीबुर रहमान खां शेरवानी को लिखे हैं। इन तीनों खुतूत को इन तीनों खुतूत के अंदर वो अपने मुतालिक बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो खत मौलाना अबुल कलाम हबीबुर रहमान खां शेरवानी को लिखते हैं वो अपने हालाते जिंदगी के बारे में। किसके बारे में पहला खत जो अबुल कलाम का है वो अपने हालाते जिंदगी के बारे में बताते हैं कि मेरे बचपने का हालात कैसा था, मेरा हालात कैसा था। मैं जब 5-5:15 बजे सोकर उठता तो वही नाश्ता वगैरह खाते और मेरे सामने वही चाय का फिंजान हुआ करता था और मैं अपने आप को बिल्कुल कमजोर और बेबस महसूस करता था। बांसुरी की तरह, जिस तरह हमारा आप बांसुरी को देखे हैं वो बिल्कुल खाली होता है लेकिन वो फरियादों से भरा हुआ होता है। वो उसी को मौलाना अबुल कलाम बयान कराते हैं पहले खत में अपने हालात जिंदगी के बारे में। बांसुरी की तरह तो हम अंदर से खाली है लेकिन फरियादों से भरे हुए हैं। और आगे कहते हैं कि मेरे इब्तिदाई दौर में बहुत सारे बच्चे हमारे साथ हुआ करते थे, वो खेल कूद में अपने वक्त को जाया करते, लेकिन मैं कोई किताब लेकर किसी एक कोने में बैठ जाता और उस किताब को पढ़ता रहता और उस किताब का मुताला करता रहता। तो पहले खत के अंदर अपने हालाते जिंदगी के बारे में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, ठीक है। और दूसरा जो खत है, दूसरा खत वो पसंदीदा चाय के बारे में बताए हैं कि इनका पसंदीदा चाय कौन सा है। तो मौलाना अबुल कलाम का जो पसंदीदा चाय है वो चीन की चाय। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो चाय को पसंद करते थे वो चीन की चाय थी, यानी मौलाना अबुल कलाम के बकौल चाय किस तरह की होनी चाहिए। चाय में सिर्फ पानी और चाय पत्ती, चाय में सिर्फ पानी और चाय पत्ती और थोड़ा सा चीनी होनी चाहिए, बस। मौलाना अबुल कलाम कहते हैं कि सबसे बेहतर चाय जो है वो चीन की चाय है। और चाय जो असल चाय क्या होनी चाहिए, उसमें पानी चाय में और चीनी और थोड़ा पानी और चपत्ती और थोड़ा सा बिल्कुल चीनी होनी चाहिए, वो हुआ असल चाय। लेकिन जब हमारे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज वगैरह आए तो उन्होंने चीन से तो चायपत्ती के पेड़ को लाए हिंदुस्तान में लगा दिए, लेकिन जो चीनी चाय का जायका होता था उस जायका बिल्कुल खत्म हो गया और अंग्रेज ने हिंदुस्तान के अंदर तरह तरह की चाय का इजाद कर दिया। और अभी हमारे मुआशरे के अंदर जो चाय चलता है, पहले दूध डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं, फिर उसको खौलाते हैं, फिर पत्ती डालते हैं, बिल्कुल हलवा नुमा जैसा होने लगता है। तो मौलाना अबुल कलाम उस चाय को पसंद नहीं करते हैं बल्कि चीनी चाय को वो पसंद करते हैं, ठीक है। दूसरा खत में यही सब बात को बताया गया है। और तीसरा जो खत है,
تیسرا خط وہ ہے اہلیہ کی خصوصیات، یعنی اپنی بیوی یعنی اہلیہ کی خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں کہ ہماری اہلیہ کی کن کن خصوصیات تھی، کیسی کیسی خصوصیات تھی، اور وہ میری کیسی وفادار تھی. یعنی اس اپنے اہلیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری اہلیہ جب میں کتاب کا مطالعہ کرتا تو میرے پاس کھڑی ہو جاتی اور پنکھا گھماتی رہتی تھی، اور جب میں کوئی چیز لکھتا تو پھر میرے پاس بیٹھ کر وہ پنکھا کو بالکل گھماتی رہتی تھی. اور جب میں احمد نگر جیل کے اندر بنتا تو جب یہ ہمارے پاس خط لکھتی، اس کی طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہے، پھر بھی وہ لکھتی کہ ہم بہت اچھے ہیں، بہت ٹھیک ہے. مولانا ابوالکلام آزاد جب احمد نگر جیل کے اندر تھے تو ان کے اہلیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس ایک چانس تھا کہ وہ انگریزوں کو ایک خط لکھ کر، انگریزوں کو ایک درخواست لکھ کر وہ چھٹی لے کر کہ موڈے ہمارے اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہمیں اتنی دن کی چھٹی کی ضرورت ہے، تو وہ آسانی سے جیل سے نکل سکتے تھے. لیکن وہ انگریزوں کے بڑھاوا نہیں دینا چاہتے تھے، وہ انگریزوں کو اپنے سے نیچا رکھنا چاہتے تھے. انہوں نے ایک چانس کو ضائع کر دیا اور اپنے اہلیہ کے آخری وصول میں وہ شامل نہیں ہو پائے. پھر اسی کے آگے ایک اور بات بتائے ہیں کہ ہم جس جیل کے اندر تھے اس جیل میں ایک قبر تھا. یعنی جب اس قبر کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنا ہی یاد آتا تھا. میں دن میں 2-3 مرتبہ اس قبر کو دیکھ لیتا تھا، اس قبر کے پاس چلے جاتا تھا. ہم کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا کہ کوئی ہمارا اپنا ہی آدمی ہے. انہی تمام باتوں کو آپ کے اس غبارے خاطر کے اندر بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. بالکل شارٹ میں اب تمام بچوں کو میں بتا دیا ہوں. کتاب پڑھیے گا تو آپ کو کوئی چیز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو آپ کے امتحان میں اس طرح سوال کیے جاتے ہیں مولانا ابوالکلام کو کہاں کا چائے پسند تھا، تو وہ چین کا چائے پسند کرتے تھے. اور چائے کس طریقے کا ہونا چاہیے، تو چائے میں پانی، چپتی اور تھوڑی سی چینی ہونی چاہیے. اسی کو مولانا ابوالکلام آزاد پسند کرتے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی. آپ تمام بچوں سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ ہمارے جے ٹی اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرے، لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر کرے. آپ تمام بچے لائک اور کمنٹ نہیں کرتے، آپ تمام بچوں سے شکایت ہے، اس لیے لائک اور کمنٹ ضرور کرے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.